नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज मित्र देश के एपिसोड में बात होगी भारत के उस यार की जिसने एक बार फिर बता दिया है कि अगर दुनिया में भारत से दोस्ती की बात की नंबरिंग हुई तो रूस नंबर 1 पर रहेगा। जी हां, एक तरफ यूरोपीय देश फ्रांस ने भारत के साथ दनादन डील करके अमेरिका और चीन में तहलका मचा रखा है, लेकिन इसी बीच रूस ने कूद कर बता दिया कि हम भारत के नंबर 1 दोस्त हैं और किसी को नंबर 1 दोस्त बनने नहीं देंगे। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब एक तरफ मैक्रोन भारत आकर 114 राफेल फाइटर जेट की डील कर गए तो अचानक रूस ने भी भारत को सुखोई Su-57 फाइटर जेट का ऑफर दे दिया। और अब खबरें ये हैं कि भारत सरकार ने 114 राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी देने के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के लिए रूस से 36 से 40 सुखोई Su-57 स्टील फाइटर जेट की खरीद की दिशा में कदम आगे बढ़ा लिए हैं। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का बड़ा ऑफर दे दिया है, जिसमें लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, भारतीय उद्योग की अधिकतम भागीदारी और यहां तक कि HAL-M का कार्यक्रम में मदद की बात भी शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या भारत Su-57 खरीद कर अमेरिका को बताएगा कि रूस से दोस्ती तोड़ने के सपने भूल जाओ, और क्या रूस से Su-57 लेकर भारत चीन को संदेश देगा कि जमीन हो या फिर आसमान, भारत से पंगा पड़ेगा महंगा। और कश्मीर में आतंकियों को भेजने वाले पाकिस्तान को क्या पता चलेगा कि अब अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किया तो 114 राफेल के साथ 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57 पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को जमीन के अंदर हमेशा हमेशा के लिए गाड़ देगा। और क्या भारत 114 राफेल के बाद Su-57 को अपनाएगा? तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब इस एपिसोड में। दरअसल रूस भारत का सबसे पुराना और विश्वसनीय मित्र देश है। सोवियत संघ के समय से ही रूस भारत को हथियार और तकनीक देता आ रहा है। साल 1960 के दशक में MiG-21 से शुरू हुआ यह सफर आज सुखोई Su-30 MKI तक पहुंच चुका है। रूस ने कभी भारत को धोखा नहीं दिया है, चाहे वो 1971 की जंग हो या शीत युद्ध का दौर। आज भी भारत की 60% से ज्यादा सैन्य साजो सामान रूसी मूल के हैं। और हाल की खबरों से पता चल रहा है कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वादिम बादेखा ने कह दिया है कि भारत के साथ तकनीकी परामर्श उन्नत चरण में है Su-57 के लिए। वे Su-57 के निर्यात संस्करण को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सुविधा में उत्पादित करने की बात भी कह रहे हैं, जहां पहले Su-30 MKI बन रहा है। रूस अधिकतम भारतीय उद्योग भागीदारी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि TOT की पेशकश कर रहा है, ऑफर दे रहा है, जिसमें इंजन तक पहुंच, एवियोनिक्स, एकीकरण और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल है। पिछले सालों में भारत ने रूस से S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली खरीदी, जो चीन की चुनौती के खिलाफ अहम है। अब Su-57 की बात आगे बढ़ रही है, जो PAK-FA कार्यक्रम से निकलता है। भारत ने साल 2007 में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान परियोजना में रूस के साथ साझेदारी की थी, लेकिन साल 2018 में भारत बाहर निकल गया था। इसकी वजह है क्योंकि स्टील फीचर और सुपर क्रूज क्षमता पर भारत को संदेह था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। रूस ने Su-57M को उन्नत कर लिया है और भारत को पूरा सोर्स कोड तक पहुंच देने का ऑफर कर डाला है, जो अद्भुत बताया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि रूस का ऑफर इतना बड़ा क्यों है आखिरकार? क्योंकि भारत रूस का सबसे बड़ा रक्षा ग्राहक है और बताया जा रहा है कि ये डील लगभग $7 अरब की हो सकती है, जो भारतीय वायुसेना को 5वीं पीढ़ी की अंतरिम क्षमता देगी। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। भारत रूस संबंधों की गहराई समझने के लिए अब जरा इतिहास में जाना होगा। तो 1950 के दशक में सोवियत संघ ने भारत को औद्योगिकरण में मदद की। रक्षा क्षेत्र में मिग श्रृंखला, T-72 टैंक, INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत शामिल हैं। 1990 के दशक में सोवियत संगठन के विघटन के बाद रूस ने समर्थन जारी रखा। साल 2000 में Su-30 MKI डील हुई, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल था और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 270 से ज्यादा जेट बनाया। यही मॉडल अब Su-57 के लिए दोहराया जा सकता है। अब हम आते हैं आज के एपिसोड के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सुखोई Su-57 फैलन की पूरी तकनीकी जानकारी पर। यह रूस का पहला परिचालन 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है। इसका विकास 1999 में शुरू हुआ। पहली उड़ान
शुरुआत 2010 में हुई और साल 2019 से क्रमिक उत्पादन में आ गया। फरवरी 2026 तक रूसी एरोस्पेस फोर्सेज में लगभग 40 से 50 Su-57 परिचालन में बताए जाते हैं। रूस ने इसे यूक्रेन और सीरिया में भी इस्तेमाल किया। Su-57 का मुख्य फोकस स्टील, उच्च गतिशीलता और बहुभूमिका क्षमता पर है। ये 2 इंजनों वाला, 1 सीटर वाला और हर मौसम में उड़ने वाला स्टील बहुभूमिका लड़ाकू विमान है। ये वायु श्रेष्ठता, जमीनी हमला, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और टोही जैसी भूमिकाएं आसानी से निभा सकता है। इसका नाटो कोड नेम फैलन है। इसकी लंबाई 20.1 मीटर, विंग स्पेन 14.1 मीटर, ऊंचाई 4.6 मीटर, विंग क्षेत्रफल 78.8 वर्ग मीटर और इसका खाली वजन है 18,500 किलोग्राम। सामान्य टेक ऑफ वजन है 26,700 किलोग्राम, अधिकतम टेक ऑफ वजन है 35,000 किलोग्राम और अंतरिम ईंधन क्षमता लगभग है 10,300 किलोग्राम। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक पायलट शामिल होता है। शुरुआत में इसे सैटर्न AL41FA आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन से शक्ति मिलती है। हर एक इंजन हाई थ्रस्ट में 88.3 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्नर के साथ 142.2 किलो न्यूटन तक देता है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल लगे हैं जिससे इसे अत्यधिक गतिशीलता मिलती है। अब इसमें दूसरे चरण का इंजन इसके लिए 30 जोड़ा जा रहा है जो ज्यादा थ्रस्ट, बेहतर इंजन दक्षता और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर प्रदान करता है। इससे सुपर क्रूज क्षमता मैक 1.6 से 2 मैक तक चली जाती है और बताया जा रहा है कि रूस की टीम ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उस सुविधा का आकलन किया जहां Su-30 MKI का निर्माण होता है। इसका उद्देश्य था, टारगेट था Su-57 के लिए बुनियादी ढांचे में कितने बदलाव की जरूरत होगी, लागत कितनी आएगी और किस संख्या पर मेड इन इंडिया मॉडल आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगा। तो रिपोर्ट के अनुसार अगर 120 से 140 विमानों का ऑर्डर होता है भारत की तरफ से तो स्थानीय निर्माण ज्यादा व्यवहारिक माना जाता है। वजह है क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन में लागत घटती है। अगर 140 Su-57 और 114 राफेल शामिल होते हैं तो कुल मिलाकर 250 से अधिक नए जेट भारतीय वायुसेना से जुड़ जाएंगे। बता दें भारतीय वायुसेना की स्वीकृत स्क्वाड्रन शक्ति लगभग 42 स्क्वाड्रन मानी जाती है जबकि वास्तविक संख्या कम है। हालांकि राफेल के जुड़ने से यह अधिक हो गई है। ऐसे में बड़े ऑर्डर से स्क्वाड्रन गैप कम किया जा सकता है। क्षेत्रीय संतुलन की बात की जाए तो चीन के पास चेंगडू J-20 जैसे स्टील फाइटर जेट मौजूद हैं। ऐसे में भारत को भी अपनी 5वीं पीढ़ी की क्षमता मजबूत करनी होगी और भारत उस पर काम कर रहा है। राफेल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। Su-57 5वीं पीढ़ी का है और M का भविष्य का स्वदेशी प्लेटफॉर्म है। अगर इन तीनों का संतुलित मिश्रण अपनाया गया तो भारतीय वायुसेना को वायु प्रभुत्व, नेटवर्क आधारित युद्ध और स्टील ऑपरेशन में बहुस्तरीय क्षमता मिल जाएगी। खैर कुल मिलाकर अंतिम फैसला अभी सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। ये स्पष्ट है कि भारत सभी विकल्पों पर मूल्यांकन कर रहा है। राफेल की अतिरिक्त खरीद की जा चुकी है। Su-57 का प्रस्ताव भारत के सामने टेबल पर रखा है और एमका को प्राथमिकता दी जा रही, यानी तीनों पर विचार हो रहा है। अब अंतिम निर्णय लागत, जीवन चक्र, खर्च, डिलीवरी समय सीमा और वास्तविक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की गहराई और रणनीतिक जरूरतों के आधार पर होगा। अब कुल मिलाकर अंत में मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको क्या लगता है, क्या भारत को मिश्रित बेड़ा यानी कि राफेल प्लस Su-57 प्लस एमका अपनाना चाहिए या नहीं? कमेंट पे अपनी राय जरूर दें। कल फिर मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।